प्राचीन से मध्य काल तक हालांकि इसके कारण विवादास्पद हैं, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि 647 ई में हर्ष की मृत्यु भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। एक लंबे और घटनापूर्ण युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि इसके शुरुआत की असली तारीख विवादास्पद है, लेकिन इस बात पर सहमति है कि एक ऐसा काल आया जिसमें एक काल दूसरे में मिलता दिखाई देता है। इस अंतरिम काल को अब प्रारंभिक मध्य काल कहा जाता है, जबकि मध्य काल की शुरुआत 1206 ई में दिल्ली में तुर्कों के शासन की स्थापना से मानी जाती है। मध्य काल शब्द के प्रयोग पर शैक्षिकी समुदाय ने कई सवाल किए हैं। क्या इसका प्रयोग इसलिए किया गया कि जिस काल का ये सूचक है वह प्राचीन और आधुनिक कालों के बीच पड़ा, या इसे मुस्लिम शासन का समानार्थी माना गया जो लगभग इसके समानांतर चला, या फिर मध्यकाल शब्द का प्रयोग कहीं ऐसे समय का सूचक तो नहीं है जो देश के इतिहास में उतना उज्ज्वल नहीं था। यद्यपि विद्वान लोग इस शब्द के निहितार्थ पर विवाद करते रहे हैं, किंतु फिर भी इस युग के अध्ययन के लिए इसी शब्द का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया गया है। अध्ययन के स्रोत। पूर्व युग से भिन्न जिसका अनुमान पुरातात्विक खोजों से लगाया गया। मध्यकालीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण बड़ी संख्या में पाए गए दस्तावेजों की मदद से किया गया है। पृथ्वीराज विजय काव्य और हम्मीर महाकाव्य जैसी साहित्यिक कृतियां प्रारंभिक मध्य काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का लोमहर्षक विवरण देती हैं। हालांकि इनकी शैली देखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता है। इसके अलावा तिब्बत के शासक परिवार का आधिकारिक दस्तावेज राजमाला और कल्हण की राजतरंगिणी जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। 13वीं व 14वीं शताब्दी के जैन साहित्य से हमें राजनीतिक व सांस्कृतिक घटनाओं की झलक मिलती है, जबकि तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी ने बिहार में तुर्कों के हमले के बाद बौद्ध मंदिरों की दशा का मर्मस्पर्शी विवरण दिया है। सल्तनत व मुगल काल के लिए बड़ी संख्या में शासकीय दस्तावेज, प्रशासनिक नियमावली, गैजेटियर, विदेशी यात्रियों के विवरण, दरबारी इतिहास, राजकीय आत्मकथाएं, जीवनियां और यहां तक कि निजी पत्र व्यवहार उपलब्ध हैं। इसके अलावा पुरातात्विक, शिलालेखीय व मुद्रा विषयक प्रमाण और बाद में बड़ी संख्या में प्राप्त यूरोपीय कारखानों के दस्तावेज भी इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अच्छे स्रोत हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त विवरण इस काल के बारे में काफी जानकारी देते हैं। मराठाओं के प्रशासनिक दस्तावेज विशेषकर पेशवा दफ्तर इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का खजाना है। राजस्थानी में तकसीम और अदसट्टा जैसे दस्तावेजों का इतिहासकारों ने इतिहास का पुनर्निर्माण करने में प्रयोग किया है। समसामयिक ऐतिहासिक विवरण दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्राथमिक स्रोत हैं। इनमें प्रमुख हैं हसन निजामी का ताज उल मासिर, मिनहाज सिराज का तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांद्री, अफीफ का तारीख ए फिरोज शाही और इसामी का फुतूह उस सलातीन। मुगलों के अंतर्गत भी राज्य के विभिन्न पक्षों के बारे में बारीक जानकारियां देते हुए इतिहास का प्रलेखन जारी रखा गया। इस काल के प्रमुख इतिहासकार थे अबुल फजल, अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी, बदायूनी, मुंतखाब अल तवारीख, अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाहनामा और खफी खान, मुंतखाब उल लुबाब। बाबर और जहांगीर जैसे शासकों और गुलबदन बेगम जैसी शाही परिवार की स्त्रियों ने अपने समय का रोचक वर्णन किया है। सूफी साहित्य जानकारी प्राप्त करने का एक अन्य बहुमूल्य स्रोत है। सूफी संतों की अनेक जीवनियां, तज़किरा और उनकी उक्तियों के संग्रह, मलफूज़त, उपलब्ध हैं। सूफी संतों की उक्तियों के संग्रहों में प्रमुख है फ़वादुल फ़वैदा इतिहास लेखन का विकास।
समसामयिक व परवर्ती इतिहासकारों द्वारा किसी भी काल के इतिहास को दर्ज करने की प्रक्रिया को इतिहास लेखन कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास लेखन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहले चरण के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहासकार आते हैं, जो अधिकांशतः दरबारी इतिहासकार होते थे। औपनिवेशिक काल में जब देश पर शासन करने की जटिलताओं के चलते ब्रिटिश प्रशासक पुराने रीति रिवाजों के बारे में जानकारी ढूंढने लगे, तब मध्यकालीन इतिहास एक बार फिर से अध्ययन का विषय बन गया। अंततः आधुनिक इतिहासकारों के कार्य आते हैं, जो अब भी इस काल के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहासकारों के विवरण मुख्यतः लिपिकीय प्रकृति के हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्रोत की जांच किए केवल शासकों के कार्यों का ही विवरण, हालांकि उन्होंने कभी-कभी अपनी टिप्पणी भी दिया है। उनका इतिहास केवल दरबार से संबंधित था, जिसमें अधिकांशतः शाही दरबार के अलावा बाहर की दुनिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। मध्यकालीन इतिहासकारों की प्रक्रिया का निरूपण करते हुए बर्नी पाठकों को इतिहासकारों में पूरी श्रद्धा रखने की सलाह देते हैं, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि इतिहासकारों को अपने विवरण में ईमानदारी बरतनी चाहिए। मध्यकालीन लेखकों ने अधिकांशतः इसका पालन किया, क्योंकि उनका मानना था कि इतिहास विश्वसनीय कथाकारों द्वारा लिखा गया विवरण है। मुगल काल में भी इतिहास लेखन की अधिकांशतः यही प्रक्रिया रही और ऐतिहासिक वृत्तों में वृद्धि हुई, हालांकि इतिहास लेखन में संभवतः बेहतर प्रक्रियाओं का विकास नहीं हुआ। लेकिन इसके कुछ अपवाद थे। अबुल फजल, सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार, और गुजरात के दीवान और अहमदी 1748 के लेखक अली मोहम्मद खां। दोनों लेखकों की राज्य के दस्तावेजों तक अभूतपूर्व पहुंच थी, जिस पर उनका कार्य आधारित था। उन्होंने केवल पुराने वर्णनों को ही आधार नहीं बनाया। औपनिवेशिक प्रवृत्तियां। उपनिवेशवाद के आगमन के साथ ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इस काल के बारे में ब्रिटिश इतिहास लेखन भारत में उनके शासन के विस्तार से गहरे तक जुड़ा हुआ था, और साथ ही इंग्लैंड में सामयिक प्रमुख बुद्धिजीवी विचारधारा, विशेषतः ज्ञानोदय, उपयोगितावाद और रोमांसवाद से भी। 19वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने बिब्लियोथेका इंडिका श्रृंखला के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहासकारों के कार्य को प्रकाशित किया। 1867-1877 के बीच इलियट व डॉसन द्वारा 8 खंडों में प्रकाशित प्रसिद्ध हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में 160 से भी अधिक मध्यकालीन विवरणों से लिए गए उद्धरणों का संग्रह था। लेखन की यह शैली, इतिहासकारों का इतिहास, कहलाई और मध्यकालीन युग के प्रारंभिक ब्रिटिश पुनर्निर्माण का आधार बनी। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकारों इसी वर्गीकरण का प्रयोग किया। लेन पूल, मिडिवल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल, 1903, विंसेंट स्मिथ, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1919, और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखकों ने लगभग समान स्रोतों को आधार बनाकर लगभग एक जैसे राजनीतिक शोध निबंध लिखे। इनके संदर्शों में सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में होने वाले बदलाव को शामिल नहीं किया गया। W.H. मोरलैंड ने आर्थिक विकास के पृष्ठपट में राजनीतिक इतिहास का परीक्षण कर एक नई शुरुआत की। उनके द्वारा लिखे गए द एग्रीकल्चर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, 1904, द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, 1911, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर और इंडिया फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब जैसे विनिबंधों की प्रामाणिक प्रकृति के बावजूद उनके कार्य में पूर्व शासकों की निंदा करते हुए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रशंसा दिखाई देती है। निष्कर्ष रूप में वे लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंत में अपर्याप्त उत्पादन और दोषपूर्ण वितरण प्रणाली भारत की आर्थिक स्थिति की विशेषता थी।
लेन पूल, सर वुल्सले हैग और विलियम इरविन जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इलियट और डॉसन के कार्यों को आधार बनाकर जो राजनीतिक इतिहास लिखे उनमें मुगलों की अपेक्षा ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ बताया गया। इसके बावजूद प्रारंभिक ब्रिटिश इतिहासकारों का फारसी स्रोतों के अध्ययन में योगदान बहुमूल्य। आधुनिक विकास। मध्यकाल पर आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ स्कूल से हुई। इस समय की राजनीतिक स्थिति ने निश्चित रूप से उनके नजरिए को प्रभावित किया। सैयद अहमद खां इस्लाम की व्याख्या 19वीं शताब्दी की मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार करना चाहते थे। सैयद अहमद और खुदा बख्श ने अपने नजरिए को राजनीतिक मसलों से आगे बढ़ाते हुए कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में इस्लामिक उपलब्धियों पर बल दिया। सन 1920 के बाद मध्यकालीन भारत पर लेखन में अत्यधिक वृद्धि हुई। मोहम्मद हबीब ने महमूद ऑफ गजनी 1927 नाम से एक छोटी लेकिन प्रभावशाली किताब लिखी, जिसमें सुल्तान के भारत पर हमलों के आर्थिक उद्देश्यों पर बल दिया गया। लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान में के.एम. अशरफ ने लिखा है कि मध्यकाल में भारत में कोई सांस्कृतिक संघर्ष नहीं था, जबकि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली 1942 में आई। एच. कुरैशी ने लिखा है कि सल्तनत प्रशासन सामयिक देशी राज्यों के मुकाबले ज्यादा कार्यकुशल था। औरंगजेब एंड हिज टाइम्स 1935 में फारूकी ने औरंगजेब को एक उत्कृष्ट शासक बताया है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया 1945 में ए.बी.एम. हबीबुल्लाह ने इस काल की धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को केंद्र बनाया है। मध्यकालीन भारत के आधुनिक इतिहासकारों के एक प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करने वालों में शामिल हैं सर जदुनाथ सरकार, जी. एस. सरदेसाई, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तव, पी. सरन, आर.पी. त्रिपाठी, के. एस. लाल इत्यादि। सर जदुनाथ सरकार को मूल दस्तावेजों, स्रोतों की भाषा के अध्ययन, ब्यूरो और प्रमाणों की अत्यंत सावधानी से जांच पड़ताल के प्रति ईमानदार रहने के कारण आधुनिक ऐतिहासिक शोध का जनक माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह इतिहासकार का कर्तव्य है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में अतीत को विस्मृत न करके विभिन्न प्रभावों को उनके स्रोतों तक पहुंचाना, काल निर्माण में उन्हें यथास्थान देना और ये दर्शाना कि उन्होंने भविष्य को किस प्रकार प्रभावित किया और वर्तमान भारतीय चिंतन और चिंतन में इस देश में रहने वाली विभिन्न जातियों और संप्रदायों का क्या योगदान रहा। इन बातों की पुष्टि करे। उनके योगदानों में शामिल है 5 खंडों में उपलब्ध हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब और 4 खंडों में उपलब्ध द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, जहां ईश्वरी प्रसाद ने प्रशासनिक विकास व सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को शामिल कर इतिहास के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया, वहीं के. एस. लाल ने खिलजी युग पर बड़ी मेहनत से शोध कर इस काल का वर्णन तैयार किया, जो आज भी एक प्रामाणिक संदर्भ कार्य है। सन 1952 में मोहम्मद हबीब ने इलियट और डॉसन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वितीय खंड के संशोधित संस्करण की एक लंबी प्रस्तावना लिखी, जिसमें उन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में मार्क्सवादी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया को उनके बेटे इरफान हबीब ने आगे बढ़ाया, जिनकी 1963 में पहली बार प्रकाशित अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में नए परिदृश्य खोले। स्रोतों के व्यापक प्रयोग, बारीकियों पर ध्यान और विषय पर पहुंच को देखते हुए यह मुगलकालीन भारत में भूसंपदा विषयक संबंधों पर सबसे प्रामाणिक अध्ययन है। इस पुस्तक में कृषि उत्पादन, भूमि अधिकार, भूमि राजस्व प्रशासन, कराधान, किसान आंदोलन,
ग्रामीण समुदायों तथा अन्य कई विषयों से लेकर समूचे भू संपदा विषयक क्षितिज पर लिखा गया है। मुगल शासक वर्ग की जातिगत व धार्मिक संरचना पर अतः अली का शोध कार्य 1970 इस काल के सत्ता संबंधों को समझने के लिए अत्यावश्यक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस्लामिक पुनर्जागरण आंदोलनों पर एस.ए. रिजवी के कार्य, सूफियों पर किए गए उनके व्यापक शोध के साथ साथ अकबर के शासनकाल के उनके धार्मिक व बौद्धिक इतिहास ने विषय को आर्थिक व की है। इतिहासकारों का अतीत से मेल मिलाप राजनीतिक पक्षों के अलावा और भी व्यापकता प्रदान जारी है।